कहते हैं कि घर जलने के बाद पानी ढूंढना बेकार है और आज नेपाल में यही हुआ है। जिन संगठनों ने नेपाल के युवा प्रदर्शनकारियों को आंदोलन करने के लिए तैयार किया था, आज वही संगठन इन प्रदर्शनकारियों को हिंसा करने से रोक नहीं पाए। वो लगातार कोशिश कर रहे थे, जो हम आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो इसमें आपको समझनी होंगी कि आखिर ये परिस्थितियां ऐसी बेकाबू क्यों हो गई। प्रदर्शन जो बीते दिन हुआ था, एक तो प्रदर्शनकारियों की मौत सबसे बड़ी वजह बनी और लोगों में गुस्सा फूटता चला गया। और आज सिर्फ 18 से 18 साल तक वाले लोग नहीं थे, जेनजी नहीं था, आज तमाम लोग इसमें जुड़ गए थे इस आंदोलन में। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि लोगों का गुस्सा कितने चरम पर था। अब जल्दी से देखिए, ये देखिए, जो हामी नेपाल, जिस संगठन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, वो कहने लगा सरकार पहले ही गिर चुकी है, पीछे हटे और तबाही बंद करें। जिन संगठनों ने ये गुजारिश की थी पहले, वो कह रहे थे कि आप सड़कों पर निकलिए, वही संगठन समझाने लगे कि सरकार गिर गई है, पीछे हटे और पीछे हटकर आप तबाही बंद करें। हिंसा और एक भी जिंदगी का जान और अधिक पीड़ा लाता है। एक भी व्यक्ति की अगर जान जाती है तो वो और भी पीड़ा लाता है। ये तमाम बातें बताई जाने लगी, ये समझाया जाने लगा। उसके बाद से देखिए, इस पागलपन को रोकें, क्योंकि उसके बाद से तब तक यूथ अगेंस्ट करप्शन, ये जो हामी नेपाल है, ये समझने लगा था कि इस पागलपन को रोकना जरूरी है। इस पागलपन को रोकें, अनुशासित और एकजुट रहे, उस बेहतर नेपाल के निर्माण पर ध्यान लगाएं जिसके लिए हम सभी लड़े थे। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि नेपाल की जो प्रतीकात्मक सबसे बड़ी इमारतें हैं, जो नेपाल है, नेपाल में ही इमारतें आग के हवाले कर दी जाए। देखिए, इसके अलावा इसी संगठन ने एक और बयान में यह बताया कि नेपाल में जिन बैंकों को प्रदर्शनकारियों ने लूटा है, उसका संगठन से कोई संबंध नहीं है। अब जब इस तरह की बदनामी होने लगी, क्योंकि ये जो बर्बादी हो रही थी नेपाल में, उसको लेकर जगत तरह तरह की बातें लिखी जाने लगी, जिसके बाद हामी नेपाल जो संगठन था, उसने साफ साफ कहा, दिस इज नॉट अस, ये हम नहीं है। वो बार बार नेपाल की जनता को ये समझा रहे थे कि ये हमारा काम नहीं है। हमें बैंक लूट की खबरें मिली हैं, वो यहां पर लिखते हैं, बैंक लूटने वाले जेनजी नहीं है, ये हमारा आंदोलन नहीं है। तो जो संगठन पहले आंदोलन के लिए लोगों को बुला रहे थे, उन्होंने बाद में इस तरह की सफाई जारी की, कहा हम कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे, लूटपाट करना एक अपराध है। और इसी में उन्होंने लिखा कि जो खबरें मिल रही हैं कि राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, हिमालय बैंक, इन सबको लूटा गया है, वो हमारा काम नहीं है। इस हिंसक आंदोलन के भी दो बड़े चेहरे रहे, एक है सुदन गुरुङ और दूसरे हैं बालेन्द्र शाह, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, सुदन गुरुङ संस्थापक है हामी नेपाल एनजीओ के, और ये इस आंदोलन का बहुत बड़ा चेहरा रहे, क्योंकि सुदन गुरुङ ने ही युवाओं को प्रेरित किया कि ये आपका नेपाल है, ये हमारा नेपाल है, हमें अपने नेपाल को वापस अपने हाथों में लेना होगा। इनमें 36 साल के सुदन गुरुङ हामी नेपाल एनजीओ के संस्थापक हैं, जबकि अगर आप देखिए, दोनों ही युवा हैं। अगर उनकी उम्र 36 साल है सुदन गुरुङ की, तो ये है बालेन्द्र शाह, जिनकी आज खूब चर्चा हो रही है। और मैंने इसीलिए पोस्ट भी हाथ में मैं लाई हूं, क्योंकि बालेन्द्र शाह मेयर है काठमांडू के, ये रैपर भी हैं और इन्होंने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में हिस्सा भी लिया। वो काफी सक्रिय भी रहते हैं सोशल मीडिया पर। और ये एक जो उसके बाद से बहुत तेजी से फैल रहा था पूरे नेपाल में सोशल मीडिया पर, जेनजी अपील टू बालेन, वो कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि आपको, बालेन्द्र शाह को, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो ये वो पोस्ट है जो हम स्क्रीन पर भी अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। और इन सब के जरिए ये एक संदेश देने की कोशिश थी कि भाई देखिए, नेपाल की जनता अब चाहती है कि युवाओं के हाथ में नेपाल हो। 35 साल के बालेन्द्र शाह काठमांडू के मेयर है। कहा जा रहा है कि बालेन्द्र शाह नेपाल के अगले पीएम बन सकते हैं, और ये जो एक टेम्पलेट था उनके पीएम बनने को लेकर, ये बहुत तेजी से वहां वायरल हो रहा था। अब एक एक करके हम आपको इन दोनों के बारे में बताते हैं। 36 साल के सुदन गुरुङ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नेपो किड्स का मुद्दा उठाया। 8 सितंबर को जब जेनजी युवाओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में क्या लिखा था, उसे मैं आपको पढ़कर बताती हूं। भाइयों बहनों, 8 सितंबर कोई आम दिन नहीं है, ये वो दिन है जब हम नेपाल के युवा खड़े होकर कहेंगे, अब पहुंचे। बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार ने हमारा भविष्य, हमारे सपने, हमारी गरिमा छीन ली, हमको देख रहे हैं। आज हम कहते हैं कि अब और नहीं, ये हमारा समय है, ये हमारी लड़ाई है। 8 सितंबर को मैतीघर, मंडला में हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम अपनी मुट्ठियां भींचेंगे, हम एकता की शक्ति, उन लोगों की शक्ति दिखाएंगे जो भ्रष्टाचार के आगे
झुकने से इनकार करते हैं। तो उन्होंने कहा, हम अपनी मुट्ठियां भींचेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। सदन गुरुंग ने नेपाल के हर युवा में यही उनसे संदेश दिया कि इस आंदोलन के दौरान वो अपनी आवाज उठाएंगे और अपनी मुट्ठियां भींचकर ये दिखा देंगे कि वो झुकने वाले नहीं। आप देखिए कि आज हुआ भी यही। सदन गुरुंग सामाजिक कार्यकर्ता बनने से पहले इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे और नेपाल में उन्होंने कई नेताओं के लिए रैलियां भी आयोजित की थी। लेकिन इसके बाद साल 2015 के भूकंप ने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया और वो अपने एनजीओ के जरिए नेपाल के भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में प्रभावित लोगों की मदद करने लगे। और अब तो उन्होंने नेपाल की सरकार ही गिरा दी। अपने दम पर युवाओं को इकट्ठा किया और ये कहा कि ये सरकार एक आपदा की तरह थी, उन्होंने तो सिर्फ अपनी मुट्ठी भींचकर नेपाल के लोगों की मदद की है। इस आंदोलन का दूसरा बड़ा चेहरा अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो है बालेंद्र शाह। और जिस पोस्ट की हम बात कर रहे थे, यही वो पोस्ट है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जेनजी अपील्स टू बालेंद्र शाह इनका नाम है। 35 साल इनकी उम्र है, जिन्हें बालेंद्र शाह भी कहा जाता है। आज बालेंद्र शाह को लेकर कई पोस्टर्स जारी हुए हैं, जिनमें उन्हें नेपाल की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है। आप देखिए, जो पोस्टर में लिखा हुआ है उसमें यही अपील की जा रही है। आज जब काठमांडू में हर तरफ अफरा तफरी मची थी, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे थे, तब बालेंद्र शाह का जनता स्वागत कर रही थी और पुलिस के घेरे के साथ वो काठमांडू की सड़कों पर लोगों का धन्यवाद कर रहे थे। अब आप ये देखिए कि बालेंद्र शाह है कौन। पहली बात तो यह है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, जिसके कारण उन्हें लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है। किनके खिलाफ गुस्सा है? जो वहां पारंपरिक पार्टियां थी, जो बड़े बड़े नेता थे। अब आप देखिए, 2022 में उन्होंने बतौर निर्दलीय काठमांडू के मेयर पद का चुनाव जरूर लड़ा था और इसीलिए निर्दलीय होते हुए, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, काठमांडू के वो मेयर है। 35 साल के भी हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनाव में उन्होंने आसानी से मेयर के लिए चुनाव में हरा दिया था। इसके अलावा राजनीति में आने से पहले वो एक रैपर भी थे। रैपर यानी गाना गाते थे और पेशे से वो एक सिविल इंजीनियर भी है, तो पढ़े लिखे भी हैं, रैपर भी हैं, यानी लोगों का मनोरंजन भी अपने गानों से एक वक्त पर करते होंगे। और जब वो निर्दलीय चुनावों के लिए मेयर के उतरे तो सभी ने उनको जिता दिया। युवाओं की पसंद है बालेंद्र और इसीलिए शायद ये गुजारिश सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की जा रही थी कि उनके हाथों में कमान दी जाए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। इसके अलावा राजनीति में आने से पहले वो कई तरीके से युवाओं से जुड़े रहे हैं, ये सब उनके पक्ष में जाता है। 2023 में टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे इमर्जिंग लीडर्स की सूची जारी की थी, जिनमें बालेंद्र शाह का नाम भी शामिल था। तो टाइम्स के टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स में बालेंद्र शाह का नाम था। इसके अलावा युवाओं के बीच बालेंद्र शाह की छवि सिंघम जैसी है। वो भ्रष्टाचार को जड़ से हटाने की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाऊंगा। इसके अलावा युवाओं के बीच बालेंद्र शाह की छवि जो है वो एक बहुत ही दमदार पॉलिटिशियन की है। सरकारी स्कूलों, अस्पतालों की तस्वीर वो बदलना चाहते हैं। जो प्राइवेट कंपनियां, उद्योगपति टैक्स की चोरी कर रही हैं, उन्हें वो सजा देना चाहते हैं। तो ये उनका रोड मैप है नेपाल के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आजकल के युवाओं की तरह हैं, जिन्हें ब्लॉग्स और रील्स बनाना बहुत पसंद है और जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। और इसी वजह से नेपाल के युवाओं को लगता है कि उन्हें नेपाल का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये आप उनके कुछ रील्स और कुछ वीडियोस यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें वो अलग ही अंदाज में दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर। और ये उनका एक तरीका है जिससे वो लोगों से मिलते हैं। बालेंद्र शाह के अलावा नेपाल में एक और नेता है जिनकी बहुत चर्चा है और उनका नाम है रवि लामी छाने। ये नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिनके 21 सांसद 2022 के चुनाव में जीते थे और आज इन सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल का मीडिया कह रहा है कि धोखाधड़ी के जिस मामले में रवि लामी छाने को गिरफ्तार किया गया था, उस मामले में आज वो रिहा भी हो गए हैं और उन्होंने नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया है।